हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सर्वोत्तम हिंदी क्लासेस। हमने आदिकाल को स्टार्ट कर रखा था। उसमें हम आदिकाल के प्रमुख इतिहासकारों के बारे में देख रहे थे। अब हम शुक्लोत्तर जो ग्रंथ हैं उनके बारे में देख रहे थे। उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को तो हम कर चुके हैं और अब हम करते हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। ठीक है, और आपको तो पता है कि जो मेरे ये नोट्स हैं ये NVS KVS DSSB TGT PGT को डेडिकेट हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज डॉक्टर नगेंद्र को। डॉक्टर नगेंद्र के बारे में तो हम सभी कुछ न कुछ तो जानते हैं ही, ज़्यादा नहीं तो कम तो जानते हैं ही। इतनी महान हस्ती रही है डॉक्टर नगेंद्र जी। ये इनका जन्म जो है अतरौली अलीगढ़ यूपी में हुआ था। लगभग ज़्यादातर विद्वान जो हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं। 9 मार्च 1915 में, ठीक है, 9 मार्च 1915 में ये नगेंद्र जी का जन्म हुआ है। अंग्रेजी व हिंदी में MA किया है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। इन्होंने क्या नहीं लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। इन्होंने D.Litt की उपाधि, जो शिक्षा जगत की सर्वोत्तम उपाधि मानी जाती है, उनको वो पदवी धारण की है, इन्होंने ली है, वो प्राप्त की है। और इस पदवी को जो स्टार्ट में प्राप्त किया है, जो प्रथम व्यक्ति है, वो है पीताम्बर दत्त बर्दवाल। आगे है फिर 1955 में इन्होंने लिखा था एक ग्रंथ भारतीय काव्य शास्त्र। इन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र लिखा है। काव्य शास्त्र के इतिहास में जो मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके बाद इन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद नाम से एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इन्होंने अपनी आलोचनात्मक दृष्टि का परिचय दिया है। ठीक है, इन्होंने एक भारतीय काव्य शास्त्र 1955 में लिखी है और पाश्चात्य काव्य शास्त्र सिद्धांत और वाद इन्होंने उसके बाद लिखी है, जिसमें इन्होंने अपनी आलोचनात्मक जो दृष्टि है उसका परिचय दिया है। इन्होंने हिंदी मिथक पर भी चर्चा की है। सर्वप्रथम आप कवि थे, ठीक है, इतिहासकार बाद में बने, पहले आप कवि थे। इनका प्रथम काव्य संग्रह जो माना जाता है वो है बनमाला, जो 1937 में प्रकाशित हुआ था। बनमाला जो 1937 में प्रकाशित हुआ था। MA करने के पश्चात कॉमर्स कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे हैं ये। आगे फिर इन्होंने लगभग 5 वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से विद्वान ऐसे हैं, कई विद्वानों के नाम देकर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि जो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया है। आगे फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी जो विभागाध्यक्ष हैं उसके पद पर इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो काफ़ी अच्छी खासी इनकी शिक्षा रही है, काफ़ी पढ़ी लिखी हस्ती थी ये। उसके बाद है फिर इनकी रचनाएं देख लेते हैं, इनकी कृतियाँ हैं। जो इनकी मुख्य आलोचनात्मक कृतियाँ वो 3 मानी जाती हैं। एक सुमित्रानंदन पंत, जो एक छायावादी कवि रहे हैं, उनके ये सुमित्रानंदन पंत नाम से एक पुस्तक लिखी है 1938 में। उसके बाद एक साकेत एक अध्ययन 1939 में। आधुनिक हिंदी नाटक 1940 में। सुमित्रानंदन पंत 1938 में, साकेत एक अध्ययन 1939 में। आधुनिक हिंदी नाटक, कौन से नाटक? हिंदी नाटक तो है, कौन सा? आधुनिक हिंदी नाटक 1940 में इन्होंने लिखा है। आगे है फिर फ्रायड के मनोविज्ञान के आधार पर नगेंद्र जी ने नाटक व नाटककारों की आलोचना की है। ठीक है, जो नाटक और नाटककारों की आलोचना इन्होंने अपने उसके ऊपर जो रचनाएं की हैं, जो आलोचनाएं लिखी हैं, उन पर किसका प्रभाव है? उन पर फ्रायड, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। क्रोचे का भी इन्होंने अध्ययन किया है और क्रोचे का भी इन पर प्रभाव हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है फिर रीति काव्य की भूमिका। इनकी प्रसिद्ध रचना है देव और उनकी कविता। ये इनकी दो एक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उसमें क्या था, उसमें था आलोचनात्मक कृतियाँ कितनी लिखी हैं उन्होंने, 3 आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी हैं। एक तो साकेत एक अध्ययन लिखी है, एक सुमित्रानंदन पंत लिखी है। सुमित्रानंदन पंत 1938 में और 1939 में इन्होंने साकेत एक अध्ययन लिखी है। और आधुनिक हिंदी नाटक जो लिखा है इन्होंने 1940 में लिखा है। रीति काव्य की भूमिका, याद रखना, रीति काव्य की भूमिका जो है वो नगेंद्र जी ने लिखी है। रीति काव्य की भूमिका देव और उनकी कविताएं भी इन्होंने लिखी है। नगेंद्र रसवादी आलोचक रहे हैं। जैसे शुक्ल जी रसवादी आलोचक रहे हैं वैसे ही नगेंद्र जी भी रसवादी आलोचक रहे हैं। रस सिद्धांत, इनके एक पुस्तक का नाम है रस सिद्धांत। रस मीमांसा तो है शुक्ल जी का, शुक्ल जी की एक बुक है उसका नाम है रस मीमांसा, लेकिन रस सिद्धांत है इनकी खुद की पुस्तक है नगेंद्र जी की। ठीक है, रस सिद्धांत में इनकी गहरी आस्था रही है। हिंदी आलोचना में रस सिद्धांत में इनका झुकाव शुक्ल जी की ओर हो गया था। तो इन्होंने खुद स्वयं माना है ये बात इन्होंने कि शुक्ल का जो रस सिद्धांत है उसकी ओर इनका झुकाव हो गया था। नगेंद्र ने रस सिद्धांत को अंतिम जो सिद्धांत है वो माना है। ठीक है, रस सिद्धांत को अंतिम सिद्धांत माना है किसने, नगेंद्र जी ने। इन्होंने केवल रस सिद्धांत युक्त काव्य को ही स्वीकारा है, अर्थात ये पक्के रसवादी कवि माने जाते हैं। भारतीय विचारकों में से डॉक्टर नगेंद्र भट्टनायक अभिनव गुप्त से बेहद प्रभावित थे। देखिए, भारतीय विचारकों में डॉक्टर नगेंद्र जो थे वो किस से, भट्टनायक थे और अभिनव गुप्त से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। ठीक है, भट्टनायक और अभिनव गुप्त जो भारतीय विचारक रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है पाश्चात्य विचारकों में कौन कौन है, क्रोचे और I.A. रिचर्ड्स से प्रभावित थे। I.A. रिचर्ड्स और क्रोचे से जो पाश्चात्य विचारक हैं उनसे नगेंद्र जी प्रभावित थे। और भारतीय विचारकों में कौन कौन से, भारतीय विचारकों में भट्टनायक थे और अभिनव गुप्त थे। ठीक है, आगे है फिर भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र की सैद्धांतिक आलोचना कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारतीय काव्यशास्त्र इस दिशा में पाश्चात्य काव्यशास्त्र से बहुत आगे है। इन्होंने जो आलोचनात्मक अध्ययन किया है भारतीय काव्यशास्त्र का भी और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भी, ठीक है, उनसे इनको पता चला है, वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं दोनों का अध्ययन करने के बाद कि जो हमारा भारतीय काव्यशास्त्र है वो पाश्चात्य काव्यशास्त्र से बहुत आगे है, अर्थात बहुत ज़्यादा विकसित है उनसे। ठीक है, आगे फिर इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। इनकी कृतियाँ हैं विचार और विवेचन 1944 में, विचार और विवेचन 1944 में किसकी है, नगेंद्र जी की। ठीक है, विचार और अनुभूति 1949 में, विचार और विवेचना, पहले तो है विचार और विवेचना, दूसरी है विचार और अनुभूति। पहले तो है विवेचना, विचार और विवेचना, दूसरी है विचार और अनुभूति। और एक और विचार रिलेटेड है विचार और विश्लेषण, विचार और विश्लेषण, विचार और विवेचना, विचार और अनुभूति और विचार और विश्लेषण। ठीक है, इनकी 3 विचार से रिलेटेड थोड़ा रिलेट करके एक दूसरे के पास रख के ऐसे याद करेंगे, जल्दी अच्छे से कवर हो जाएंगे हमें। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951 में लिखी है। विचार और विश्लेषण 1955 का है। ठीक है, और विचार और विश्लेषण जो है ये काव्यशास्त्र रिलेटेड ग्रंथ है इनका। विचार और विश्लेषण जो है जो 1955 में लिखा गया है ये काव्यशास्त्र पर आधारित है। आगे है फिर अरस्तु का काव्यशास्त्र इन्होंने लिखा। देखना, जो काव्यशास्त्र में इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी हैं, काव्यशास्त्र में इन्होंने लिखी है भारतीय काव्यशास्त्र, फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र और उसके बाद फिर अरस्तु का काव्यशास्त्र इन्होंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद है फिर
और जो विचार से रिलेटेड विचार और विवेचन, विचार और अनुभूति और विचार और विश्लेषण, ये 3 ग्रंथ विचार से रिलेटेड और 3 पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र उससे रिलेटेड है। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो ये ग्रंथ लिखा इन्होंने। और एक आलोचनात्मक ग्रंथ था आधुनिक हिंदी नाटक, वो आधुनिक हिंदी नाटक था, वो आलोचनात्मक ग्रंथ था। और आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इनकी 1951 में लिखी गई एक कृति है। नेक्स्ट है फिर अनुसंधान और आलोचना, 1961 में लिखी है। रस सिद्धांत 1964 में इन्होंने लिखा है। रस सिद्धांत का जो काल है, जो समय है, वो हमें याद करना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका ग्रंथ है। रस सिद्धांत 1964 में। आलोचक की आस्था 1966 में और आस्था के चरण 1969 में। ठीक है, आलोचना की आस्था आलोचक की आस्था और आस्था के चरण। ठीक है, और उसके बाद है नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 में नागेंद्र जी के हैं। आगे है फिर समस्या और समाधान, समस्या और समाधान लिखिए इन्होंने। एक मिनट, इन्होंने समस्या और समाधान लिखी है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा इन्होंने। यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें साहित्य लेखन किया है इन्होंने और आदिकाल का जो समय माना है वो माना है 650 ईस्वी। ठीक है, ये हम काल विभाजन का देख चुके थे। तो एक बार और हम हल्का फुल्का इसको इनकी कृतियों को देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट था वो जो आलोचनात्मक कृतियाँ लिखी थी, उसने आलोचनात्मक कृतियाँ 3 थी। ठीक है, उसमें एक तो था ये सुमित्रानंदन पंत 1938 में, 1939 में था 1939 में जो इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था वो लिखा था इन्होंने साकेत एक अध्ययन। ठीक है, और 1940 में लिखा था आधुनिक हिंदी नाटक। ठीक है, ये लिखे हैं इन्होंने। आगे है नेक्स्ट है फिर इन्होंने लिखा है रीति काव्य की भूमिका। ठीक है, रीति काव्य की भूमिका रीतिकाल से रिलेटेड लिखा और देव और उनकी कविता, ये रीतिकाल से रिलेटेड 2 ग्रंथ हो गए हैं। ठीक है, रीतिकाल रिलेटेड 2 ग्रंथ हो गए और जो आलोचनात्मक जो ग्रंथ लिखे हैं वो 3 हो गए। ठीक है, और उसके बाद फिर इन्होंने लिखे हैं जो कृतियाँ लिखी हैं उनमें है विचार से रिलेटेड 3 है अपने, विचार और विवेचन, विचार और विश्लेषण और विचार और अनुभूति, ये 3 हैं। उसके बाद आधुनिक हिंदी कविता की प्रवृत्तियाँ हैं जो आधुनिक हिंदी नाटक से रिलेट करके हम लर्न कर सकते हैं, नागेंद्र जी की है। फिर इन्होंने काव्य शास्त्र से रिलेटेड 3 ग्रंथ लिखे हैं। एक तो भारतीय काव्य शास्त्र है, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्र और एक है अरस्तु का काव्य शास्त्र। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने अनुसंधान और आलोचना की। रस का सिद्धांत तो इन्होंने लिखा है कब, 1964 में। ठीक है, आलोचक की आस्था लिखी और आस्था के चरण, आलोचक की आस्था और दूसरी है आस्था के चरण, आस्था के चरण लिखी है। नई समीक्षा नए संदर्भ 1970 में लिखी है। समस्या और समाधान नागेंद्र जी की है और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है जो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, इसमें उन्होंने जो उसका आदिकाल का जो काल विभाजन किया है वो माना है, समय सीमा मानी है उसकी 650 से। ठीक है, तो आज हमने नागेंद्र जी को देखा है और मेरे ख्याल से मुझे आशा है कि आप सभी को ये अच्छे से कवर हो गया होगा। 1-2 बार और वीडियो देखने से ये अच्छे से बिल्कुल आपको हो जाएगा, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धीरे धीरे अपना सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे, लेकिन थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे, डिटेल करेंगे, डीपली करेंगे। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में जो एक दो और विद्वानों के जो ग्रंथ रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।